पॉकेट एफएम पर आप सुन रहे हैं सन्यासी की तरह सोचें, अपने मस्तिष्क को शांति और उद्देश्य पाने हेतु प्रशिक्षित करें, यानी कि थिंक लाइक अ मॉन्क बाय जय शेट्टी। आइए शुरू करते हैं। अध्याय 1, पहचान। मैं वो हूं जो मैं सोचता हूं कि मैं हूं। किसी दूसरे के जीवन की नकल को पूर्णता के साथ जीने से ज्यादा अच्छा यह है कि आप अपनी खुद की तकदीर को अपूर्णता के साथ जिएं। भगवद गीता से। 1902 में समाजशास्त्री चार्ल्स हॉटन कुली ने लिखा था कि मैं वो नहीं हूं जो मैं सोचता हूं कि मैं हूं, और मैं वो नहीं हूं जो आप सोचते हैं कि मैं हूं। मैं तो वो हूं जो मैं सोचता हूं कि आप सोचते हैं कि मैं हूं। अब इसे सुनकर एक पल के लिए आपके दिमाग में उथल पुथल मच जाएगी, लेकिन इसे समझें क्योंकि यह महत्वपूर्ण है। हमारी पहचान इसमें लिपटी रहती है कि दूसरे हमारे बारे में क्या सोचते हैं, या ज्यादा सटीकता से कहें तो हमारी पहचान उसमें लिपटी रहती है जो हम सोचते हैं कि दूसरे हमारे बारे में सोचते हैं। न सिर्फ हमारी स्व छवि इसमें बंधी होती है कि हमारे हिसाब से दूसरे हमें कैसा मानते हैं, बल्कि स्व सुधार की हमारी ज्यादातर कोशिशों का मकसद भी यही होता है कि हम दरअसल उस काल्पनिक आदर्श के अनुरूप को जीने की कोशिश करें। अगर हमारे हिसाब से हमारा प्रशंसनीय व्यक्ति दौलत को सफलता का पर्याय मानता है, तो उसे प्रभावित करने के लिए हम भी दौलत के पीछे भागने लगते हैं। अगर हम कल्पना करते हैं कि कोई मित्र हमारे चेहरे मोहरे का मूल्यांकन कर रहा है, तो हम प्रतिक्रिया में अपने चेहरे मोहरे पर ज्यादा ध्यान देते हैं। वेस्ट साइड स्टोरी में मारिया एक लड़की से मिलती है जो उससे प्रेम करने लगता है। उसका अगला गीत क्या था? मैं सुंदर महसूस करती हूं। ये पांडुलिपि लिखी जाने तक डेनियल डे लुइस विश्व के एकमात्र अभिनेता हैं जिन्होंने सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का ऑस्कर 3 बार जीता है। हालांकि 1998 से अब तक उन्होंने केवल 6 फिल्मों में ही काम किया है। वे हर भूमिका की तैयारी बड़े पैमाने पर करते हैं और अपने किरदार में पूरी तरह से डूब जाते हैं। मार्टिन स्कोसेस्की गैंग्स ऑफ न्यूयॉर्क में उन्होंने बिल कसाई की भूमिका निभाई थी। इसके लिए उन्होंने कसाई बनने का प्रशिक्षण लिया, मोटे आयरिश लहजे में बोलने का अभ्यास किया, सेट पर और बाहर भी चाकू फेंकना सीखने के लिए सर्कस के कलाकारों की मदद भी ली। और यह केवल शुरुआत थी। उन्होंने केवल 19वीं सदी के कपड़े पहने और उस किरदार में रोम में घूमे जिससे अजनबियों से बहस और झगड़े शुरू हो गए। शायद उन कपड़ों की बदौलत ही उन्हें निमोनिया भी हुआ। डे लुइस मेथड एक्टिंग नामक तकनीक का इस्तेमाल कर रहे थे, जिसके लिए यह आवश्यक होता है कि अभिनेता जिस किरदार को निभा रहा है वो यथासंभव उसी की तरह जिए। यह एक अविश्वसनीय योग्यता और कला है, लेकिन अक्सर मेथड एक्टर्स अपने किरदार में इतने डूब जाते हैं कि वो मंच या पर्दे के आगे भी उन पर हावी रहता है। डे लुइस ने बरसों बाद द इंडिपेंडेंट को बताया था, मैं स्वीकार करूंगा कि मैं पागल हो गया था, पूरी तरह से पागल। उन्होंने स्वीकार किया वो किरदार मेरी शारीरिक या मानसिक सेहत के लिए ज्यादा अच्छा नहीं था। अचेतन रूप से हम सभी किसी न किसी हद तक मेथड एक्टिंग करते हैं। हमारे भी किरदार होते हैं जिन्हें हम ऑनलाइन, ऑफिस में, मित्रों के साथ और घर पर खेलते हैं। इन अलग अलग किरदारों या छवियों के अलग अलग फायदे होते हैं। इनकी वजह से हमें पैसा कमाने में मदद मिलती है, जिससे हम अपने बिल चुकाते हैं। इनकी वजह से हमें एक ऐसे ऑफिस में काम करने में मदद मिलती है जहां हम हमेशा आरामदेह महसूस नहीं करते। इनकी वजह से हमें उन लोगों के साथ संबंध कायम रखने में मदद मिलती है जिन्हें हम दरअसल पसंद नहीं करते, लेकिन जिनके साथ संबंध बनाना जरूरी होता है। लेकिन अक्सर हमारी पहचान की इतनी सारी परतें हो जाती हैं कि हमारा असली स्वरूप खो जाता है। यह हमें दिखाई देना बंद हो जाता है, बशर्ते हमें यह कभी पता रहा हो कि हमारा असली स्वरूप क्या है। हम अपने कामकाजी किरदार को अपने साथ घर ले आते हैं और हम अपने मित्रों के साथ जो किरदार निभाते हैं उसे अपने रूमानी जिंदगी में ले आते हैं। और यह सब बिना किसी चेतन नियंत्रण या इरादे के साथ होता है। हम अपने किरदारों को कितनी ही सफलता से निभाएं, अंततः हम असंतुष्ट, उदास, महत्वहीन और नाखुश महसूस करते हैं। जो मैं शुरुआत में छोटा और असुरक्षित होता है वो विकृत हो जाता है। हम उसके अनुरूप जीने की कोशिश करते हैं। जो हम सोचते हैं कि दूसरे हमारे बारे में सोचते हैं, और हम इस कोशिश में
अपने मूल्यों तक की कुर्बानी दे देते हैं। शायद ही कभी हम चेतन रूप से इरादे के साथ अपने खुद के मूल्य गढ़ते हैं। हम कौन हो सकते हैं, हम क्या हो सकते हैं, इसके बारे में 2 बार प्रतिबिंबित होने वाली इस छवि के आधार पर हम जीवन के विकल्प चुनते हैं, और इस बारे में हम दरअसल अच्छी तरह से सोचते भी नहीं हैं। कूली ने इस प्रक्रिया को लुकिंग ग्लास सेल्फ कहा है। हम अपनी अनुभूति की अनुभूति में जीते हैं। परिणाम यह होता है कि हम अपने सच्चे स्वरूप या स्व को खो देते हैं। जब हम किसी दूसरे के सपने के विकृत प्रतिबिंब के पीछे भाग रहे हों, तो हम ये कैसे पहचान सकते हैं कि हम कौन हैं और हमें किस चीज से खुशी मिलती है? आप सोच सकते हैं कि सन्यासी बनने का मुश्किल हिस्सा मजेदार चीजों को छोड़ना है। पार्टीबाजी, सेक्स, टीवी देखना, चीजों का स्वामित्व, पलंग पर सोना। ठीक है, पलंग वाला हिस्सा सचमुच कठोर था, लेकिन वो कदम उठाने के पहले मुझे एक ज्यादा बड़ी बाधा को पार करना था। अपने माता पिता को बताना कि मैंने ये करियर चुना है। कॉलेज के आखिरी साल तक मैंने निर्णय ले लिया था कि मैं किस मार्ग पर चलना चाहता था। मैंने अपने माता पिता को बता दिया कि मैंने नौकरियों के प्रस्ताव ठुकरा दिए हैं जो मेरे रास्ते आए थे। मैं हमेशा मजाक करता हूं कि जहां तक मेरे माता पिता का मामला था, मेरे पास करियर के सिर्फ 3 ही विकल्प थे: डॉक्टर, वकील या सफलता। आप सन्यासी बनना चाहते हैं, अपने माता पिता को यह बताने का मतलब एक तरह से उन्हें यह बताना था कि उन्होंने आपके लिए जो कुछ भी किया वो सब बेकार गया था। सभी माता पिताओं की तरह मेरे माता पिता के भी मेरे लिए सपने थे, लेकिन कम से कम मैंने उनके दिमाग में यह विचार डाल दिया कि मैं सन्यासी बन सकता हूं। 18 साल का होने के बाद मैं हर साल अपनी गर्मी की इंटर्नशिप का हिस्सा लंदन में वित्तीय इंटर्नशिप में बिताता था और साल में कुछ अवधि तक मुंबई के आश्रम में प्रशिक्षण लेता था। जब मैंने अपना निर्णय लिया तो मेरी मां की पहली चिंता वही थी जो हर मां की होती है: मेरी सेहत, क्या मुझे इलाज की सुविधाएं मिलेंगी? क्या प्रबुद्धता खोजना बस सारे दिन बैठे रहने का एक आकर्षक तरीका है? मेरी मां के लिए और भी ज्यादा चुनौतीपूर्ण यह था कि हम ऐसे मित्रों और परिवार के सदस्यों से घिरे थे जिनके मन में भी सफलता की डॉक्टर, वकील, असफलता वाली परिभाषा बैठी हुई थी। खबर फैल गई कि मैं ये क्रांतिकारी कदम उठाने जा रहा हूं। यह सुनकर मां की सहेलियां कहने लगी, लेकिन तुमने उसे पढ़ाने में इतने सारे पैसे लगाए हैं और उसकी ब्रेन वॉशिंग कर दी गई है और वो अपनी जिंदगी बर्बाद करने जा रहा है। मेरे दोस्तों ने भी सोचा कि मैं जीवन में असफल हो रहा हूं। मैंने सुना, तुम्हें दोबारा कभी नौकरी नहीं मिलेगी, तुम आजीविका कमाने की हर उम्मीद को ठोकर मारकर जा रहे हो। जब आप अपना सबसे वास्तविक जीवन जीने की कोशिश करते हैं तो आपके कुछ संबंध खतरे में पड़ जाएंगे। उन्हें खोने का जोखिम लेने लायक है। उन्हें अपने जीवन में बनाए रखने का कोई तरीका खोजने की चुनौती भी लेने लायक है। सौभाग्य से मेरे विकसित हो रहे सन्यासी मस्तिष्क के लिए मेरे माता पिता और उनके दोस्तों की आवाजें वे सबसे महत्वपूर्ण दिशा निर्देश नहीं थे जिनका इस्तेमाल मैंने ये निर्णय लेते समय किया। इसके बजाय मैंने अपने खुद के अनुभव पर भरोसा किया। 18 साल की उम्र के बाद हर साल मैंने दोनों जीवनों का स्वाद चखा था। मैं गर्मियों की वित्तीय नौकरी से जब घर लौटता था तो डिनर की भूख के सिवाय कुछ महसूस नहीं करता था, लेकिन जब भी मैं आश्रम से लौटता था तो हर बार मैं यही सोचता था कि यह अद्भुत था। मेरी जिंदगी का सर्वश्रेष्ठ समय यही था। इन बिल्कुल अलग अलग अनुभवों, मूल्यों और विश्वास तंत्रों के साथ प्रयोग करने से मुझे अपने खुद के मूल्य समझने में मदद मिली। मैंने जब सन्यासी बनने का विकल्प चुना तो इस पर होने वाली प्रतिक्रियाएं उन बाहरी दबावों के उदाहरण हैं जिनका सामना हम जीवन भर करते हैं। हमारे परिवार, हमारे यार दोस्त, समाज, मीडिया, हम छवियों और आवाजों से घिरे हुए हैं जो हमें बताती हैं कि हमें क्या बनना चाहिए और क्या करना चाहिए। उनकी राय, अपेक्षाओं और दायित्वों का शोर आपको चारों तरफ सुनाई देता है। हाई स्कूल से सीधे सबसे अच्छे कॉलेज में पढ़ने जाओ, अच्छे पैसों वाली नौकरी खोजो, शादी कर लो, घर खरीदो, बच्चे पैदा करो, प्रमोशन पाओ। सांस्कृतिक पैमानों के पीछे एक कारण होता है। ऐसे समाज में कुछ गलती नहीं है जो आपके सामने इस तरह का मॉडल पेश करता हो कि संतुष्टिदायक और सुखी जीवन कैसा दिख सकता है। लेकिन
अगर हम इन लक्ष्यों को बिना सोच विचार के अपना लेते हैं तो हम कभी नहीं समझ पाएंगे कि हम किसी घर के मालिक क्यों नहीं हैं, या जहां हम रहते हैं वहां खुश क्यों नहीं हैं, या हमारी नौकरी खोखली क्यों महसूस होती है, या हम शादी करना भी चाहते हैं या नहीं, या और कोई लक्ष्य जिसे हम हासिल करने की कोशिश कर रहे हैं। जैसे ही मैंने आश्रम में जाने का निर्णय लिया, मेरे आसपास की चिंताओं और रायों का सुर ऊंचा हो गया। लेकिन अच्छी बात यह थी कि आश्रम में मुझे जो अनुभव हुए थे, उन्होंने मुझे ऐसे औजार दे दिए थे जो उस शोर को बाहर रखने के लिए जरूरी थे। कारण और समाधान एक ही थे। मैं अपने आसपास के शोर के प्रति कम संवेदनशील था, जो चीख चीख कर बार बार बताता रहता था कि सामान्य, सुरक्षित, व्यवहारिक और सर्वश्रेष्ठ रास्ता कौन सा था। मैंने उन लोगों की आवाजों को नजरअंदाज नहीं किया जो मुझसे प्रेम करते थे। मैं उनकी परवाह करता था और ये नहीं चाहता था कि वे चिंता करें, लेकिन मैं ये भी नहीं चाहता था कि सफलता और खुशी की उनकी परिभाषाओं के हिसाब से अपने विकल्प चुनूं। ये उस वक्त तक सबसे कठोर निर्णय था जो मैंने कभी लिया था, लेकिन ये सही निर्णय था। माता पिता, दोस्तों, शिक्षा और मीडिया की आवाजें युवा मस्तिष्क पर हमला कर देती हैं और उसमें मान्यताओं और मूल्यों के बीज बो देती हैं। सुखी जीवन की समाज की परिभाषा हरेक की है और किसी की भी नहीं है। अर्थपूर्ण जीवन बनाने का एकमात्र तरीका इस शोर को बाहर रखना और अंदर देखना है। यह सन्यासी मस्तिष्क को बनाने की दिशा में पहला कदम है। हम इस यात्रा को उसी तरह शुरू करेंगे जिस तरह सन्यासी करते हैं, यानी हम सबसे पहले भटकाने वाली चीजों या अवरोधों को दूर हटाएंगे। शुरुआत में हम उन बाहरी शक्तियों पर नजर डालेंगे जो हमें आकार देती हैं और हमें अपने मूल्यों से दूर भटकाती हैं। फिर हम उन मूल्यों की थाह लेंगे जो वर्तमान में हमारे जीवन को आकार देते हैं और चिंतन मनन करेंगे कि क्या वे उसके सामंजस्य में हैं, जैसे हम बनना चाहते हैं और जैसे हम जीना चाहते हैं। ये धूल है या ये मैं हूं। बाहरी प्रभाव हमारे सच्चे स्व को कैसे धुंधला करते हैं, यह दिखाने के लिए गौरंग दास ने मुझे एक सुंदर उपमा बताई। हम एक स्टोर रूम में हैं। वहां बरसों से ऐसी किताबें और सामान से भरे बक्से रखे हैं जो उपयोग में नहीं आते। बाकी का आश्रम हमेशा साफ सुथरा रहता है, लेकिन इस जगह पर धूल भरी है और घने जाले भी लगे हैं। वरिष्ठ सन्यासी मुझे दर्पण तक ले जाते हैं और पूछते हैं, तुम्हें क्या दिखाई देता है? दर्पण पर धूल की मोटी परत जमी हुई है, इसलिए मैं अपना प्रतिबिंब तक नहीं देख सकता। मैं ये बात कह देता हूं, जिस पर सन्यासी सिर हिलाते हैं। फिर वे अपने चोगे की बाह से कांच को साफ कर देते हैं। धूल का बवंडर मेरे चेहरे से टकराता है, मेरी आंखों में जलन होने लगती है और मेरे गले में धूल भर जाती है। वरिष्ठ सन्यासी कहते हैं, तुम्हारी पहचान एक ऐसा दर्पण है जो धूल से छिप गया है। जब तुम पहली बार दर्पण में देखते हो तो तुम कौन हो और तुम किसे महत्व देते हो, यह सच्चाई छिप जाती है। हो सकता है कि इसे साफ करना आनंददायक न हो, लेकिन जब तक धूल नहीं हटेगी तब तक तुम कभी अपना सच्चा प्रतिबिंब नहीं देख सकते। यह 16वीं सदी के बंगाली हिंदू संत चैतन्य के शब्दों का व्यवहारिक उदाहरण था। चैतन्य ने इस स्थिति को मन के अशुद्ध दर्पण को साफ करना कहा था। जितने भी आश्रम या मठ हैं, लगभग उन सभी की परंपराओं की बुनियाद उन भटकावों को हटाना है जो हमें सबसे महत्वपूर्ण चीज पर ध्यान केंद्रित करने से रोकते हैं, यानी शारीरिक और मानसिक इच्छाओं पर विजय पाकर जीवन में अर्थ खोजना। कुछ परंपराओं में मौन व्रत होता है, कुछ में सेक्स का त्याग किया जाता है, कुछ सांसारिक वस्तुओं का त्याग करती हैं और कुछ में से इन तीनों को ही त्याग दिया जाता है। आश्रम में हम सिर्फ उतनी ही चीजों के साथ जीते थे जितनी चीजों की हमें जरूरत थी, इससे ज्यादा कुछ नहीं। मैंने खुद छोड़ने की प्रबुद्धता का प्रत्यक्ष अनुभव किया। जब हम गैर जरूरी चीजों में दफन रहते हैं तो हम ये भूल जाते हैं कि सचमुच महत्वपूर्ण क्या है। मैं आपसे इनमें से कोई चीज छोड़ने को नहीं कह रहा हूं, लेकिन मैं चाहता हूं कि आप बाहरी प्रभावों को पहचान लें और उनके शोर को बाहर रखना सीख लें। इसी तरह हम धूल को साफ कर सकते हैं और ये देख सकते हैं कि क्या वे मूल्य सचमुच आपका प्रतिबिंब हैं।
मार्गदर्शक मूल्य वे सिद्धांत हैं जो हमारे लिए सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण हैं और जिनके बारे में हम ये महसूस करते हैं कि उन्हें हमारा मार्गदर्शन करना चाहिए। हम क्या बनना चाहते हैं, हम अपने साथ और दूसरों के साथ किस तरह का बर्ताव करते हैं। प्रायः मूल्यों में एक शब्द की अवधारणा होती है, जैसे स्वतंत्रता, समानता, करुणा, ईमानदारी। ये थोड़ा अमूर्त और आदर्शवादी लग सकता है, लेकिन मूल्य दरअसल व्यवहारिक होते हैं। वे एक तरह से नैतिक जीपीएस हैं जिनका इस्तेमाल करके हम जीवन की यह यात्रा सही तरीके से कर सकते हैं। यदि आप अपने मूल्यों को जानते हैं तो आपके सामने अपनी दिशा स्पष्ट होती है। आपके मूल्य उन लोगों, कार्यों और आदतों की ओर संकेत कर देते हैं जो आपके लिए सर्वश्रेष्ठ हैं। जब हम किसी नए क्षेत्र में जाते हैं तो हम मूल्यों के बिना निरुद्देश्य भटकते हैं। वो गलत मोड़ मुड़ जाते हैं, रास्ता भटक जाते हैं और अनिर्णय के शिकार हो जाते हैं। मूल्य होने पर आपके लिए यह ज्यादा आसान हो जाता है कि आप खुद को सही लोगों से घेर लें। करियर संबंधी मुश्किल विकल्प चुनें, अपने समय का ज्यादा समझदारी से इस्तेमाल करें और अपना ध्यान वहां केंद्रित करें जहां यह मायने रखता है। मूल्य न हो तो हम रास्ते में आने वाले भटकावों की वजह से भटक जाएंगे। मूल्य कहां से आते हैं? हमारे मूल्य सोते समय नींद में हमारे पास नहीं आते हैं। हम चेतन रूप से उन्हें सोचते भी नहीं हैं। हम उन्हें शायद ही कभी शब्दों में व्यक्त करते हैं, लेकिन इसके बावजूद वे मौजूद होते हैं। हर व्यक्ति निश्चित परिस्थितियों में पैदा होता है और हमें जो अनुभव मिले हैं उससे हमारे मूल्य तय होते हैं। हम मुश्किलों में पैदा हुए थे या विलासिता में? हमें प्रशंसा कहां मिली थी? माता पिता या अभिभावक अक्सर हमारे सबसे बड़े प्रशंसक और आलोचक होते हैं। हालांकि हम किशोरावस्था के वर्षों में विद्रोह कर सकते हैं, लेकिन आमतौर पर हम में उन्हें खुश करने और उनका अनुकरण करने की प्रवृत्ति होती है। पीछे पलटकर सोचें कि आपके माता पिता के साथ आपका समय कैसा गुजरा था। खेलने में, बातचीत का आनंद लेने में, मिलकर प्रोजेक्ट्स पर काम करने में। उन्होंने अपनी बातचीत में आपको क्या बताया था कि कौन सी चीज सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है, और क्या यह उसके सामंजस्य में था जो उनके लिए सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण था? वे आपको क्या बनाना चाहते थे? वे आपको क्या हासिल करते देखना चाहते थे? वे आपसे किस तरह का व्यवहार चाहते थे? क्या आपने उन आदर्शों को आत्मसात कर लिया और क्या उनसे आपको फायदा हुआ? शुरुआत से ही हमारी शिक्षा का हम पर बहुत ज्यादा प्रभाव पड़ता है। हमें कौन से विषय पढ़ाए गए, वे हमें किस सांस्कृतिक कोण से पढ़ाए गए, हमसे किस तरह सीखने की अपेक्षा की जाती थी। तथ्यों से संचालित पाठ्यक्रम सृजनात्मकता को प्रोत्साहित नहीं करता है। संकीर्ण सांस्कृतिक नीति विभिन्न पृष्ठभूमियों और स्थानों के लोगों के प्रति सहिष्णुता को बढ़ावा नहीं देती। इस परिवेश में खुद को अपने जोश में डुबाने के अवसर बहुत कम होते हैं, भले ही हम उनके बारे में बचपन से जानते हों। इसका मतलब यह नहीं है कि स्कूल हमें जीवन के लिए तैयार नहीं करता है। स्कूलों में अलग अलग शैक्षणिक मॉडल होते हैं, जिनमें से कुछ ज्यादा स्वतंत्रता प्रदान करते हैं, लेकिन एक कदम पीछे हटकर यह विचार करना उचित है कि आपने स्कूल से जो मूल्य ग्रहण किए हैं, क्या वे आपके लिए सही महसूस होते हैं? मीडिया आपके मन से खेलता है। सन्यासी के रूप में मैंने जल्दी ही सीख लिया था कि हमारा मन जिसमें तल्लीन होता है वही हमारे मूल्यों को प्रभावित करता है। हम अपने मस्तिष्क या मन नहीं हैं, लेकिन मस्तिष्क वो वाहन है जिससे हम ये निर्णय लेते हैं कि हमारे हृदय में क्या महत्वपूर्ण है। जो फिल्में हम देखते हैं, जो संगीत हम सुनते हैं, जो किताबें हम पढ़ते हैं, जो टीवी शोज हम तल्लीनता से देखते हैं, जिन लोगों को हम ऑनलाइन या ऑफलाइन फॉलो करते हैं, आपकी न्यूज फीड में जो होता है वो आपके मस्तिष्क को पोषण देता है, चाहे वो अच्छा हो या बुरा। हम फिल्मी सितारों की गपशप, सफलता की छवियों, हिंसक वीडियो गेम्स और नकारात्मक खबरों में जितने ज्यादा डूबते हैं, हमारे मूल्य ईर्ष्या, आलोचना, प्रतिस्पर्धा और असंतुष्टि से उतने ही ज्यादा दूषित होते हैं। इसे आजमाएं। आपके मूल्य कहां से आए हैं? इन अनायास प्रभावों का हम पर कितना असर होता है, उसे भांपना मुश्किल हो सकता है। मूल्य अमूर्त और गूढ़ होते हैं। जिस संसार में हम रहते हैं वो लगातार खुलकर या छुपकर
इस तरह के सुझाव देता रहता है कि हमें किन चीजों की इच्छा करनी चाहिए और हमें कैसे जीना चाहिए और हमें अपने बारे में कैसे विचार रखने चाहिए कि हम कौन हैं। कुछ मूल्य लिखें जो आपके जीवन को आकार देते हैं। हर एक के सामने यह भी लिखें कि वो मूलतः कहां से आया है। जो मूल्य आप में सचमुच हों, उस हर मूल्य के सामने सही का निशान लगा लें। अवलोकन और मूल्यांकन सन्यासी की तरह सोचने की कुंजी है। ये रिक्त स्थान और स्थिरता से शुरू होते हैं। बाहरी प्रभावों के शोर को दूर रखने के लिए सन्यासी जो पहला कदम उठाते हैं वो ये है कि वे भौतिक चीजों का त्याग कर देते हैं। मैंने 3 बार आश्रम में समय बिताया, कॉलेज की पढ़ाई पूरी की, फिर पक्का सन्यासी बन गया। लंदन के उत्तर में भक्ति वेदांत मैनर नामक मंदिर में 2 महीनों तक का प्रशिक्षण लेने के बाद मैं भारत गया। वहां मैं सितंबर 2010 की शुरुआत में गांव के आश्रम में पहुंच गया। मैंने अपने फैशनेबल कपड़ों की जगह पर 2 चोगे खरीद लिए, एक पहनने के लिए और दूसरा धोने के लिए। मैंने अपनी काफी शानदार हेयर कट की भी कुर्बानी दी। सिर के सारे बाल हटा दिए गए थे और मुझे अपने हुलिये की जांच करने के लगभग सारे अवसरों से वंचित कर दिया गया था। आश्रम में एक भी दर्पण नहीं था, सिवाय उस एकमात्र दर्पण के जो मुझे स्टोर रूम में बाद में दिखाया गया। इस तरह हम सन्यासियों को अपने हुलिये की ज्यादा परवाह करने से रोका गया। हम सादा भोजन खाते थे जो शायद ही कभी बदलता था। हम फर्श पर चटाई बिछाकर सोते थे और संगीत के नाम पर बस मंत्रोच्चारण और घंटियां सुनाई देती थी जो हमारे ध्यान और धार्मिक क्रियाओं के बीच में गूंजते रहते थे। हम फिल्में या टीवी शो नहीं देखते थे और तो और सीमित खबरें और ईमेल भी हमें सामुदायिक क्षेत्र में साझे डेस्कटॉप कंप्यूटर पर ही मिलते थे। जब ये व्यवधान या भटकाव चले गए तो उनकी जगह किसने ली? रिक्त स्थान, स्थिरता और मौन ने। जब हम अपने आसपास के संसार की राय, अपेक्षाओं और दायित्वों से दूर हो जाते हैं तो हम खुद को सुनने लगते हैं। उस खामोशी से मैंने बाहरी शोर और अपनी खुद की आवाज के बीच के फर्क को पहचानना सीखा। दूसरों की धूल साफ करने के बाद मैं अपने बुनियादी विश्वासों को देख सकता था। मैंने आपसे वादा किया था कि मैं आपसे आपका सिर मुंडाने और चोगा पहनने को नहीं कहूंगा, लेकिन आधुनिक संसार में जागरूकता बढ़ाने के लिए हम खुद को रिक्त स्थान, मौन और स्थिरता कैसे दे सकते हैं? हम में से ज्यादातर लोग बैठकर अपने मूल्यों के बारे में विचार नहीं करते। हमें अपने विचारों के साथ अकेले रहना पसंद नहीं होता। हम में यह प्रवृत्ति होती है कि हम मौन या खामोशी से बचें, अपने दिमाग भरने की कोशिश करें और बढ़ते रहें। अध्ययनों की एक श्रृंखला में वर्जीनिया यूनिवर्सिटी और हार्वर्ड के शोधकर्ताओं ने प्रतिभागियों से कहा कि वे एक कमरे में 6 से 15 मिनट तक अकेले रहें, जिसमें कोई स्मार्टफोन नहीं था, लिखने का कोई साधन नहीं था और पढ़ने के लिए भी कुछ नहीं था। फिर शोधकर्ताओं ने उन्हें संगीत सुनने दिया या उनके फोन का इस्तेमाल करने दिया। प्रतिभागियों ने न सिर्फ अपने फोन और संगीत को ज्यादा पसंद किया, बल्कि उनमें से कई ने तो एक अजीब विकल्प चुना। उन्होंने अपने विचारों के साथ अकेले रहने के बजाय बिजली का झटका झेलने का विकल्प चुना। यदि आप हर दिन किसी नेटवर्किंग इवेंट में जाते हैं और आपको लोगों को बताना पड़ता है कि आप आजीविका के लिए क्या करते हैं, तो आप जो हैं उसके ह्रास से दूर कदम रखना मुश्किल होता है। अगर आप हर रात रियल हाउसवाइफ्स देखते हैं तो आप ये सोचने लग सकते हैं कि अपने मित्रों के चेहरे पर शराब के गिलास फेंकना सामान्य व्यवहार है। जब हम अपने जीवन को भर लेते हैं और चिंतन मनन के लिए जरा सी भी जगह खाली नहीं छोड़ते हैं तो व्यवधान स्वचालित ढंग से हमारे मूल्य बन जाते हैं। जब हम व्यस्त होते हैं तो हम अपने विचारों का विश्लेषण नहीं कर सकते और अपने मस्तिष्क की पड़ताल नहीं कर सकते। घर में बस बैठे रहने से आप कुछ भी नहीं सीखते हैं। मैं आपको 3 तरीके सुझाता हूं जिनसे आप चिंतन मनन के लिए सक्रियता से जगह बना सकते हैं। पहला सुझाव, हर दिन बैठकर मनन करें कि आपका दिन कैसा गुजरा और आप कौन सी भावनाएं महसूस कर रहे हैं। दूसरा सुझाव, महीने में एक बार आप लगभग वैसा परिवर्तन कर सकते हैं जैसा मुझे आश्रम में हुआ था। अगर आप किसी ऐसी जगह पर जाएं जहां आप पहले कभी नहीं गए हैं
ताकि आप एक अलग परिवेश में अपनी पड़ताल कर सकें। ये पार्क या लाइब्रेरी जैसी जगह कोई भी हो सकती है जहां आप इससे पहले कभी नहीं गए थे। अंतिम सुझाव, किसी ऐसी चीज में शामिल हो जो आपके लिए अर्थपूर्ण है। कोई हॉबी, परोपकारी संस्था, राजनैतिक मुहिम। जगह बनाने का एक और तरीका इस बात का जायजा लेना है कि हमारे पास जो जगह है उसे हम कैसे भर रहे हैं और क्या वे चयन हमारे सच्चे मूल्यों को प्रतिबिंबित करते हैं। अपने जीवन का ऑडिट करें। आपके जीवन मूल्य क्या हैं? इस बारे में आप चाहें जो सोचते हो, आपके कार्य असली कहानी बता देते हैं। हम अपने खाली समय में क्या करते हैं, उसी से यह पता चलता है कि हम किसे महत्व देते हैं या मूल्यवान मानते हैं। मिसाल के तौर पर हो सकता है कि परिवार के साथ समय बिताना आपके मूल्यों की सूची में सबसे ऊपर हो, लेकिन अगर आप अपना सारा खाली समय गोल्फ खेलने में लगा देते हैं तो आपके कार्य आपके मूल्यों के सामंजस्य में नहीं है और आपको थोड़ा स्व परीक्षण करने की जरूरत है। समय। सबसे पहले तो आइए इस बात का आकलन करते हैं कि जब आप सोते नहीं हैं या काम नहीं करते हैं तो आप अपने समय का क्या करते हैं। शोधकर्ताओं ने पाया है कि हमारे जीवन के अंत तक औसतन हम में से हर व्यक्ति बिस्तर पर 33 साल बिताएगा, जिनमें से 7 साल हम सोने की कोशिश करेंगे, 1 साल और 4 महीने व्यायाम करने में लग जाएंगे और 3 साल से ज्यादा का समय वेकेशन में लगाएंगे। अगर आप महिला हैं तो तैयार होने में 136 दिन बिताएंगी। अगर आप पुरुष हैं तो यह संख्या घटकर 46 दिन हो जाती है। जाहिर है कि यह सिर्फ आकलन है, लेकिन समय संबंधी हमारे दैनिक चयन संचित होते जाते हैं। इसे आजमाएं। अपने समय का ऑडिट करें। 1 सप्ताह तक निगरानी करें कि आप इन चीजों में कितना समय खर्च करते हैं। परिवार, मित्र, स्वास्थ्य और स्वयं। गौर करें कि हम सोने, खाने और काम करने को छोड़ रहे हैं। काम का चाहे जो भी स्वरूप हो, यह सीमाएं लांघ सकता है। यदि आपके मामले में यह सच है तो फिर अपनी खुद की परिभाषा तय करें कि कब आप आधिकारिक रूप से काम पर हैं और अतिरिक्त काम की एक श्रेणी भी बना लें। आप जिन क्षेत्रों में सबसे ज्यादा समय बिताते हैं वे वही होने चाहिए जिन्हें आप सबसे ज्यादा मूल्यवान या महत्वपूर्ण मानते हैं। मान लें कि आप एक नौकरी में जितना समय लगाते हैं वो आपके लिए उस महत्व की तुलना में ज्यादा है। ये एक संकेत है कि आपको उस निर्णय को बहुत गौर से देखने की जरूरत है। आप उस चीज में समय लगाने का निर्णय ले रहे हैं जो आपको महत्वपूर्ण महसूस नहीं होती। उस निर्णय के पीछे के जीवन मूल्य क्या हैं? क्या आपकी नौकरी की आमदनी से आपके मूल्यों को अंततः लाभ हो रहा है? मीडिया। जब आपने अपना ऑडिट किया तो बिना किसी शक के एक बात तो तय है, मीडिया को पढ़ने या देखने में आपको काफी समय लगा था। शोधकर्ताओं का अनुमान है कि हम में से हर व्यक्ति औसतन जीवन के 11 साल से ज्यादा समय टीवी और सोशल मीडिया देखने में बिताता है। शायद आपके मीडिया के विकल्प सामान्य महसूस हो सकते हैं, लेकिन समय मूल्यों का प्रतिबिंब दिखा देता है। मीडिया के कई रूप हैं, लेकिन क्या हम में से ज्यादातर लोग फिल्मों, टीवी या पत्रिकाओं में ज्यादा समय नहीं लगा रहे हैं? यह तो यंत्रों के बारे में है। सुविधाजनक बात यह है कि आपका आईफोन आपको सटीकता से बता देगा कि आप इसका इस्तेमाल कैसे कर रहे हैं। सेटिंग्स के नीचे पिछले सप्ताह की स्क्रीन टाइम रिपोर्ट दी हुई रहती है, इस पर नजर डालें। इससे आपको दिख जाएगा कि आप सोशल मीडिया, गेम्स, मेल व वेब ब्राउजिंग में कितना समय खर्च कर रहे हैं। आपको जो दिखता है, अगर वो आपको पसंद नहीं है तो आप अपने लिए सीमाएं तय कर सकते हैं। एंड्रॉइड पर आप सेटिंग्स के नीचे बैटरी यूसेज पर नजर डाल सकते हैं और फिर मेन्यू से शो फुल डिवाइस यूसेज को चुन सकते हैं, या फिर आप सोशल फीचर या माई एडिक्टोमीटर जैसा कोई ऐप डाउनलोड कर सकते हैं। पैसा। समय की तरह ही आप ये भी देख सकते हैं कि आप अपना पैसा कैसे खर्च कर रहे हैं, ताकि आपको यह पता चल जाए कि क्या आप इसे अपने जीवन मूल्यों के अनुरूप खर्च कर रहे हैं। घर, आश्रितों, कार, बिलों, भोजन और कर्ज जैसी आवश्यकताओं को हटा दें। अब स्व विवेक से किए गए व्यय पर नजर डालें। इस महीने आपका सबसे बड़ा खर्च क्या था? किन क्षेत्रों में आप सबसे ज्यादा खर्च कर रहे हैं जो अनिवार्य या आवश्यक नहीं है? क्या आपका खर्च उसके अनुरूप है जो आपके लिए सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है? कौन सी चीज इस लायक है, इस बारे में हमारा अक्सर
एक अजीब दृष्टिकोण होता है, लेकिन जब हम अपने कुल व्यय पर नजर डालते हैं तो हमें असलियत का पता चल जाता है। मैं एक महिला को परामर्श दे रहा था जिसने शिकायत की कि बच्चों की संगीत कक्षाओं पर जरूरत से ज्यादा खर्च हो रहा था, लेकिन कुल खर्च पर नजर डालने के बाद उस महिला को यह एहसास हुआ कि वो बच्चों की संगीत कक्षाओं पर जितना खर्च कर रही थी उससे ज्यादा तो वो अपने जूतों पर कर रही थी। सोशल मीडिया पर मैंने पोस्ट देखे जिनमें खर्च और हमारी प्राथमिकताओं की तुलना की गई थी। इसके बाद मैं ये सोचने लगा कि हम अपने समय और पैसे को किस तरह से खर्च करते हैं, वो किस तरह हमारे जीवन मूल्यों को उजागर करता है। 60 मिनट का एक टीवी शो एक झटके में चला गया। माता पिता के साथ 60 मिनट का लंच, ये कभी खत्म नहीं होगा। हर दिन कॉफी की आदत, $4 प्रतिदिन, लगभग $1500 प्रति वर्ष, इसकी जरूरत है। ताजे स्वास्थ्य भोजन के विकल्प, अतिरिक्त $1.5 प्रतिदिन, लगभग $550 प्रति वर्ष, इस लायक नहीं। 15 मिनट सोशल मीडिया पर समय बिताना, मेरे मनोरंजन का समय। 15 मिनट का ध्यान, कोई समय नहीं। सब कुछ आपके दृष्टिकोण पर निर्भर करता है। जब आप एक महीने के खर्च पर नजर डालें तो इस बारे में सोचें कि आपने जो स्व विवेक से व्यय किया था वो अल्पकालीन निवेश था या दीर्घकालीन। बाहर बेहतरीन डिनर करना या डांस क्लास, ये मनोरंजन के लिए था या ज्ञानार्जन के लिए, खुद के लिए था या किसी दूसरे के लिए। अगर आपके पास किसी जिम की सदस्यता है लेकिन आप इस महीने केवल एक ही बार वहां गए और शराब पर ज्यादा पैसे खर्च किए, तो आपको थोड़ा पुनर्विचार करने की जरूरत हो सकती है। अपने मूल्यों को व्यवस्थित करें। स्वयं का ऑडिट करने से आपको उन मूल्यों का पता चलता है जो आपके जीवन में अपने आप आ गए हैं। अगला कदम यह निर्णय लेना है कि आपके मूल्य क्या हैं और क्या आपके चुने हुए विकल्प उनके सामंजस्य में हैं। सन्यासियों के मूल्यों पर मनन करने से आपको अपने खुद के मूल्य पहचानने में मदद मिल सकती है। आश्रम में हमारे गुरुओं ने यह स्पष्ट किया कि मूल्य उच्च और निम्न दोनों तरह के होते हैं। उच्च मूल्य हमें खुशी, संतुष्टि और अर्थ की ओर ऊपर उठाते हैं। निम्न मूल्य हमें तनाव, डिप्रेशन और दुख की ओर गिराते हैं। गीता के अनुसार उच्च मूल्य और गुण ये हैं: निडरता, मस्तिष्क की शुद्धता, कृतज्ञता, सेवा और परोपकार, स्वीकृति, त्याग करना, गहन अध्ययन, आत्मसंयम, स्पष्टवादिता, अहिंसा, सत्यवादिता। क्रोध का अभाव, परित्याग, परिप्रेक्ष्य, दोष खोजने में संयम, सभी जीवों के प्रति करुणा का भाव, संतुष्टि, नम्रता, दया, सत्यनिष्ठता, संकल्प। गौर करें कि इन मूल्यों में खुशी और सफलता शामिल नहीं है। ये मूल्य नहीं है, ये तो पुरस्कार हैं, अंतिम परिणाम। और हम अध्याय 4 में उन पर आगे बात करेंगे। 6 निम्न मूल्य हैं: लोभ, काम, क्रोध, अहंकार, मोह और ईर्ष्या। निम्न मूल्यों की बुरी बात यह है कि वे हम पर तुरंत हावी हो जाते हैं जब हम उन्हें ऐसा करने की जगह देते हैं। लेकिन अच्छी बात यह है कि वे संख्या में बहुत कम हैं। या जैसा मेरे गुरु गौरंग दास ने हमें याद दिलाया कि नीचे गिरने के बजाय ऊपर चढ़ने के हमेशा ज्यादा तरीके होते हैं। हम हवा में से मूल्यों को निकालकर रातों रात भारी परिवर्तन नहीं कर सकते। इसके बजाय हम झूठे मूल्यों को छोड़ सकते हैं जिन्होंने हमारे जीवन में जगह को भर रखा है। आश्रम ने हम सन्यासियों को प्रकृति के अवलोकन का अवसर दिया। हमारे गुरुओं ने हमारा ध्यान सभी जीवित चीजों के चक्रों की ओर आकर्षित किया। पत्तियां उगती हैं, बदलती हैं और गिर जाती हैं। सरीसृप, पक्षी और स्तनपायी अपनी त्वचा, पंख और बाल छोड़ देते हैं। छोड़ना प्रकृति की लय का एक बड़ा हिस्सा है, जैसा कि पुनर्जन्म है। हम इंसान चीजों को कसकर जकड़ते हैं। लोग, विचार, भौतिक वस्तुएं, मैरी कॉन्डो की पुस्तक की प्रतियां। हम ये मान लेते हैं कि छोड़ना अस्वाभाविक है, लेकिन छोड़ना अच्छी चीजों के लिए जगह खाली करने और स्थिरता हासिल करने का सीधा मार्ग है।
हम खुद को उन लोगों और विचारों से अलग कर लेते हैं, अगर शारीरिक रूप से नहीं तो भावनात्मक रूप से, जो हमारे जीवन को भरते हैं, और फिर हम उन प्राकृतिक रुझानों का अवलोकन करते हैं जो हमें प्रेरित करते हैं। हर दिन हमारे सामने विकल्प होते हैं, हर दिन हमें चयन करना होता है और हम उन मूल्यों का इस्तेमाल करना शुरू कर सकते हैं। जब भी हम कोई चयन करते हैं, चाहे ये शादी करने जितना बड़ा निर्णय हो या किसी मित्र के साथ बहस करने जितना छोटा निर्णय हो, तो हम अपने मूल्यों से संचालित होते हैं, चाहे वे उच्च हों या निम्न। यदि ये चयन हमारे लिए सही तरीके से काम करते हैं तो इसका मतलब है कि हमारे मूल्य हमारे कार्यों के सामंजस्य में हैं। लेकिन जब परिणाम सही न हो तो यह सोच विचार करना उचित होगा कि आपने वो निर्णय क्यों लिया था। इसे आजमाएं। अतीत के मूल्य। आपने अब तक जीवन में जो 3 सर्वश्रेष्ठ और 3 सबसे बुरे चयन किए हैं, उन पर मनन करें। आपने उन्हें क्यों किया? आपने क्या सीखा? आप किस तरह भिन्न तरीकों से चुनाव कर सकते थे? इन प्रश्नों के जवाबों को गौर से देखें। उनमें आपके मूल्य छुपे हुए हैं। आपने कोई चयन क्यों किया? हो सकता है कि आप एक ही कारण से सही या गलत व्यक्ति के साथ हों, क्योंकि आप प्रेम को महत्व देते हैं, या शायद आप देहात में रहने चले गए क्योंकि आप परिवर्तन चाहते थे। निहित मूल्य साहसिक कार्य हो सकता है। अब भविष्य के लिए भी यही चीज करें। अपने सबसे बड़े लक्ष्यों पर निगाह डालकर देखें कि क्या आपने उन्हें खुद तय किया है, या फिर वे दूसरे लोगों, परंपरा या मीडिया के दिए आदर्श जीवन के विचारों से संचालित हैं। इसे आजमाएं। मूल्य संचालित निर्णय। अगले सप्ताह आप जब भी किसी गैर जरूरी चीज पर पैसे खर्च करें, या ये योजना बनाएं कि आप अपना खाली समय कैसे बिताएंगे, तो थोड़ा ठहरें और सोचें, इस चयन के पीछे कौन सा मूल्य है। सोच विचार करने में केवल एक पल लगता है। आदर्श दृष्टि से यह क्षणिक ठहराव सहज बोध बन जाता है, ताकि आप उन चीजों के बारे में चेतन निर्णय लें जो आपके लिए महत्वपूर्ण है, और ये देखें कि आप उनमें कितनी ऊर्जा लगाते हैं। दूसरों के शोर को अनसुना न करें, बल्कि नजरअंदाज करें। एक बार जब आप दूसरों की रायों, अपेक्षाओं और जिम्मेदारियों के शोर को बाहर रखना सीख लेते हैं, तो आप संसार को अलग आंखों से देखेंगे। अगला कदम संसार को अंदर आने के लिए आमंत्रित करना है। जब मैं आपसे बाहरी प्रभावों को हटाने को कहता हूं, तो मैं ये नहीं चाहता कि आप हमेशा के लिए पूरे संसार को बाहर रखें। आपका सन्यासी मस्तिष्क दूसरे लोगों से बहुत कुछ सीख सकता है, और इसे सीखना चाहिए। चुनौती यह है कि यह काम चेतन रूप से खुद से सरल सवाल पूछकर किया जाए। परिवार, मित्रों या सहकर्मियों में मैं किन गुणों की तलाश या प्रशंसा करता हूं? क्या वे विश्वास, आत्मविश्वास, संकल्प, ईमानदारी हैं? ये गुण चाहे जो हों, ये दरअसल हमारे खुद के मूल्य हैं। ध्रुव तारा, जिसका इस्तेमाल हमें अपने जीवन में मार्गदर्शन के लिए करना चाहिए। जब आप अकेले न हो तो खुद को ऐसे लोगों से घेर लें जिनके जीवन मूल्य आपके जीवन मूल्यों के अनुरूप हों। ऐसा समुदाय खोजने से मदद मिलती है जो उसे प्रतिबिंबित करे जो आप बनना चाहते हैं। एक ऐसा समुदाय जो उस भविष्य जैसा दिखता है जिसे आप चाहते हैं। याद रखें कि मेरे लिए कॉलेज के आखिरी साल में सन्यासी का जीवन शुरू करना कितना मुश्किल था, और अब मेरे लिए लंदन में रहना मुश्किल होता है। जिन लोगों के साथ मैं पला बढ़ा और जिनके जीने के तौर तरीके कभी मेरे भी थे, उनसे घिरने पर मेरे मन में सोने, गपशप करने, दूसरों की आलोचना करने का प्रलोभन आ जाता है। एक नई संस्कृति ने खुद को दोबारा परिभाषित करने में मेरी मदद की, और एक दूसरी संस्कृति ने मुझे अपने मार्ग पर चलते रहने में मदद की। जब भी आप घर बदलते हैं या नौकरी बदलते हैं या नए संबंध में पहुंचते हैं, तो हर बार आपके पास खुद को नए सिरे से ढालने का सुनहरा अवसर होता है। बहुत से अध्ययन दिखाते हैं कि हम अपने आसपास के संसार से जिस तरह पेश आते हैं वो संक्रामक होता है। मैसाचुसेट्स के एक कस्बे में रहने वाले लोगों का 20 साल का अध्ययन किया गया, जिससे यह पता चला कि खुशी और डिप्रेशन दोनों ही सामाजिक दायरों के भीतर फैलते थे।
किसी व्यक्ति के 1 मील के भीतर रहने वाला मित्र अगर खुश हो जाता है तो वो उसके खुश होने की संभावना को 25% तक बढ़ा देता है। ये परिणाम पड़ोसियों के मामले में और भी ज्यादा होता है। आप जिन लोगों के आसपास रहते हैं उनसे आपको अपने जीवन मूल्यों से चिपके रहने और अपने लक्ष्य हासिल करने में मदद मिलती है। आप मिलकर विकास करते हैं। अगर आप 2:45 का मैराथन दौड़ना चाहते हैं तो आप उन लोगों के साथ प्रशिक्षण नहीं लेते हैं जो 4:45 का मैराथन दौड़ते हैं। अगर आप ज्यादा आध्यात्मिक बनना चाहते हैं तो दूसरे आध्यात्मिक लोगों के साथ अपने अभ्यास का विस्तार करें। अगर आप अपने व्यवसाय का विस्तार करना चाहते हैं तो स्थानीय चैंबर ऑफ कॉमर्स में शामिल हो जाएं या व्यवसाय मालिकों के ऑनलाइन समूह से जुड़ें जो सफलता की उसी दिशा में जा रहे हों जिधर आप जाना चाहते हैं। यदि आप ज्यादा परेशान अभिभावक हैं जो अपने बच्चों को प्राथमिकता बनाना चाहते हैं तो दूसरे अभिभावकों से संबंध बनाएं जो उनके बच्चों को प्राथमिकता देते हैं ताकि आप समर्थन और सलाह का आदान प्रदान कर सकें। इससे भी बेहतर है जहां संभव हो समूहों को आपस में जोड़ लें। परिवार आधारित आध्यात्मिक उद्यमियों के साथ संबंध बढ़ाएं जो मैराथन दौड़ते हैं। ठीक है, मैं मजाक कर रहा था, लेकिन आज के संसार में लोगों से जुड़ने के पहले से ज्यादा तरीके मौजूद हैं। लिंक्डइन और मीटअप जैसे मंच हैं। फेसबुक समूह भी अपना समुदाय खोजने का काम पहले से ज्यादा आसान बना देते हैं। अगर आप प्रेम की तलाश कर रहे हैं तो मूल्य संचालित जगहों पर इसकी तलाश करें, जैसे सेवा के अवसर, फिटनेस या खेल गतिविधियां। आपकी रुचि के किसी विषय पर व्याख्यानों की श्रृंखला। अगर आपको पक्का नहीं है कि दूसरे आपके मूल्यों के संबंध में कहां फिट होते हैं तो खुद से एक सवाल पूछें। जब मैं इस व्यक्ति या समूह के साथ समय बिताता हूं तो क्या मैं ऐसा महसूस करता हूं जैसे मैं अपने लक्ष्य के करीब पहुंच रहा हूं या दूर जा रहा हूं? इससे आपके सामने स्पष्ट हो जाएगा कि आप जो बनना चाहते हैं उसमें सामने वाला सकारात्मक योगदान दे रहा है या नकारात्मक। अगर आप PS2 पर फीफा सॉकर खेलने में एक बार में 4 घंटे लगा रहे हैं, मैंने ऐसा कभी नहीं किया, तो जवाब स्पष्ट है। जवाब तब भी स्पष्ट है अगर आप अर्थपूर्ण वार्तालाप में संलग्न होते हैं जो आपके जीवन की गुणवत्ता को बढ़ाता है। यह जवाब कई बार अस्पष्ट हो सकते हैं। जब किसी के साथ समय बिताने के बाद आपके मन में चिढ़ या मानसिक धुंधलेपन की भावना आ जाती है। उन लोगों के आसपास रहना अच्छा महसूस होता है जो हमारे लिए अच्छे हैं। उन लोगों के आसपास रहने में अच्छा महसूस नहीं होता जो हमारा समर्थन नहीं करते या हमारी बुरी आदतों को प्रोत्साहित करते हैं। इसे आजमाएं। साथी का ऑडिट। उन लोगों की सूची बनाएं जिनके साथ आप एक सप्ताह में सबसे ज्यादा समय बिताते हैं। साथ ही उन मूल्यों को भी लिखें जो आप में और प्रत्येक व्यक्ति में समान हैं। क्या आप उन लोगों को सबसे ज्यादा समय दे रहे हैं जो आपके मूल्यों में सबसे करीबी सामंजस्य में हैं? आप किससे बात करते हैं? आप क्या देखते हैं? आप अपने समय का क्या करते हैं? ये सारे स्रोत मूल्यों और विश्वासों को धकाते हैं। अगर आप अपने मूल्यों पर प्रश्न किए बिना ही जिंदगी गुजार रहे हैं तो आप आसानी से इस बात से प्रभावित हो जाएंगे कि दूसरों के हिसाब से आपको क्या सोचना चाहिए। आपके परिवार वालों से लेकर मार्केटिंग करने वाले ढेर सारे लोगों तक। मैं सारे समय स्टोर रूम वाले दर्पण को याद करता रहता हूं। जब भी मेरे मन में कोई विचार आता है तो मैं खुद से पूछता हूं कि क्या ये मेरे चुने हुए मूल्यों के अनुरूप है या फिर ये उन मूल्यों के अनुरूप है जो दूसरों ने मेरे लिए चुने हैं। ये धूल है या ये मैं हूं? जब आप खुद को जगह और स्थिरता देते हैं तो आप धूल साफ करके खुद को देख सकते हैं, दूसरों की आंखों से नहीं बल्कि भीतर से। अपने मूल्यों को पहचानने और उन्हें अपना मार्गदर्शक बनाने से आपको बाहरी प्रभावों को फिल्टर करने या साफ करने में मदद मिलेगी। अगले अध्याय में ये योग्यताएं अवांछित नजरियों और भावनाओं को साफ करने में भी आपकी मदद करेंगी।